9वीं बार पुनर्जीवित होने पर मुझे अच्छी और बुरी दोनों खबरें मिली। अच्छी खबर यह थी कि शेन किंगयान तुरंत उस क्रूज जहाज पर पहुंच गई जहां से मेरा अपहरण हुआ था। बुरी खबर यह थी कि उसने अपने सफेद चांदनी के लिए मुझे खुद गोली मार दी। वो हमेशा सोचती थी कि मैं अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित हो सकता हूं, इसलिए उसने लापरवाही से मेरी जान ले ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार मैं सचमुच मर चुका था। सबकी भयभीत निगाहों के सामने शेन किंगयान ने सटीक रूप से मेरे दिल पर वार किया। मुझे लगा जैसे कुछ बाहर निकल गया हो, और मेरी धुंधली चेतना में ऐसा लगा जैसे शेन किंगयान ने मेरी आंखें बंद कर दी हों। ये तुम्हारी ईर्ष्या का सबक है। मैं मर चुका हूं। ये मेरी 9वीं और अंतिम मृत्यु थी। मुझे सब कुछ याद था। दरअसल मैं एक बिल्ली था, 9 पूंछ वाली। मेरे वयस्क होने के दिन मेरे पिता ने मुझे बताया था कि हमारे समूह के लिए जीवन साथी ढूंढना और बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। जब तक हम 9 जन्मों तक उसी व्यक्ति की कृपा का बदला चुकाते हैं, तब तक हम उसे लिनशान वापस लाकर हमेशा के लिए जीवित रख सकते हैं। लेकिन मुझे गलत याद था, और इस जीवन में मैं अपने साथ 9 पूंछें लेकर आया था। वांगचुआन नदी के किनारे मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। तब जाकर एक दयालु व्यक्ति ने मुझे सूखी मछली देने की कृपा की। मैंने अपनी यादें मिटा दी और उसे चुन लिया। मैंने सोचा था कि शेन किंगयान और मैं अपने माता पिता की तरह एक आदर्श दंपत्ति बनेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 जन्म तो दूर, 9 जन्मों के बाद भी मेरा अंत अच्छा नहीं होगा। जब मैं अपने पिता के आने और मुझे ले जाने का इंतजार कर रहा था, तब भी मुझे शेन किंगयान के साथ रहना पड़ा। पहले की तरह ही पूरी तरह से मृत होने के बाद शेन किंगयान मुझे वापस विला ले गई और मुझे उस बर्फ के ताबूत में रख दिया जो मेरे तीसरे पुनरुत्थान के बाद विशेष रूप से बनाया गया था। पिछले अनुभव के अनुसार मेरा पुनरुत्थान केवल 3 दिनों में होता है। केवल 2 अपवादों को छोड़कर 2 बार जियांग चैंग ने मेरा दिल चुराया, और हमारी बहस के बाद जो कार दुर्घटना हुई, अफसोस की बात है कि इस बार मुझे शेन किंगयान को निराश करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं 3 दिन या 3 साल भी नहीं जी पाऊंगा। शेन किंगयान ने मुझे बर्फ के ताबूत में डालने के बाद मेरी परवाह करना छोड़ दिया। कृपया उसे दोष मत दीजिए। मैं स्तब्ध रह गया। तो वो शेन किंगयान के सामने मेरे बारे में इस तरह बात करता था। इसीलिए शेन किंगयान से मेरी बहस कभी खत्म नहीं होती थी। शेन किंगयान, वो अनिर्णायक मूर्ख, आखिरकार माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए सीनियर। झोउ शियू ने अपहरण किया था। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वो शायद ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा था। मैं उसे 2 दिन में आपसे माफी मांगने के लिए भेज दूंगा। मैंने जियांग चैंग की आंखों में खुशी की चमक देखी, है ना? हालांकि मैं गंभीर रूप से घायल हूं। झोउ शियू को दोष मत दीजिए। अब जाकर मुझे समझ आया। सहायक ने बताया कि उसने जिस अपहरणकर्ता को काम पर रखा था, उसका आईपी एड्रेस मेरे घर का है। पहली बात तो ये शेन किंगयान नहीं हो सकती, क्योंकि वो बस थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर है, पागल नहीं। दूसरी बात, ये मैं भी नहीं हो सकता। आखिर क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि मैंने ये किया है या नहीं? तो ये सिर्फ जियांग चैंग ही हो सकता है, जो मेरे घर को अपना निजी घर समझता है। वो लड़का बड़ा चालाक है। मैं पहले से ही गुस्से में हूं, और शेन किंगयान को जियांग चैंग के लिए काम करते देख मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। काश मैं भी उसके जैसी होता। मैं शाम को वापस आने तक इंतजार करूंगी। जब मैं घर पहुंचा तो शेन किंगयान ने बर्फ के ताबूत के सामने मेरी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, झोउ शियू, जब तुम जाग जाओ तो बेहतर होगा कि मेरे सामने सब कुछ समझाने का कोई प्लान बना लो। समझाना? बकवास! पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं शेन किंगयान को कब पीट पाऊंगा? अगले दिन जियांग चैंग को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और शेन किंगयान उन्हें लेने खुद गई। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही पत्रकारों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। शेन किंगयान तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। तभी मैंने पीछे की पंक्ति में बैठे एक पत्रकार को नाराजगी से पूछते सुना, जियांग चैंग ने ही तो हमें आने के लिए कहा था, तो फिर हमें क्यों डांट पड़ रही है? इसके बाद कहानी अचानक एक ऐसे किस्से पर चली जाती है जो देखने में तो असंबद्ध लगता है, जिसमें एक कमजोर नजर वाले सेलिब्रिटी, जियांग चैंग और एक सीईओ का जिक्र है। शहर में हुए धमाके की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को हिला दिया। शेन किंगयान ने भौएं चढ़ा लीं और कुछ कहने ही वाली थीं कि जियांग चैंग बाहर आए और अकड़ भरे लहजे में बोले, किंगयान, मेरी चिंता मत करो, चीजों को साफ करना मेरी प्राथमिकता है। नेटिजन्स मुझ पर हंसें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर शेन किंगयान की मुट्ठी अचानक भींच गई, लेकिन थोड़ी देर बाद सहानुभूति जताते हुए उसने कहा, स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की अफवाहें कुछ दिनों में शांत हो जाएंगी। जियांग चैंग ने चिंता से पूछा, जब झोउ शियू को पता चलेगा तो क्या वो नाराज होगा? यह सुनकर शेन किंगयान पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। कोई बात नहीं, उसे पता नहीं चलेगा। हाँ, वो बस यही सोच रहा है कि मेरा पुनर्जन्म अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए तो तुम जो चाहो कर सकते हो, है ना? मुझे हमेशा लगता था कि शेन किंगयान को अपने और जियांग चैंग के बारे में फैली अफवाहों की जानकारी नहीं है। पता चला, अगर उसे पता भी होता तो वो कुछ नहीं करती। कितनी चालाकी है!
मुझे शुक्र है कि पुनर्जन्म का ये 9 जीवन चक्र अभी पूरा नहीं हुआ है। वो मेरे साथ स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। घर लौटकर शेन किंगयान ने मेरे बर्फ के ताबूत में गुलाबों का गुलदस्ता रखा और खुद पर तरस खाते हुए बुदबुदाई, अब मैं तुम्हें दोष नहीं देती। इसे अपने वरिष्ठ से उस बदनामी के लिए माफी समझो। मैं अवाक रह गया। बर्फ के ताबूत से टेक लगाकर आंखें घुमाती रहीं। 3 दिन जल्दी बीत गए और शेन किंगयान आधी रात को मेरे बर्फ के ताबूत के पास इंतजार करती रहीं। पहले लेकिन मैं नहीं उठा। शेन किंगयान का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसे जल्दी ही याद आ गया कि 5वीं बार जब उसने मेरा दिल निकाला था और हमारी 8वीं बहस के बाद हुए कार हादसे में मुझे ठीक होने में क्रमशः 5 और 7 दिन लगे थे। पहली बार जब मैं 3 दिन तक नहीं उठा तो उसने मुझे बाई परिवार के 4 सदस्यों की प्रयोगशाला में भेजा। उन्होंने आखिरकार पुष्टि की कि मेरे शरीर में अज्ञात पुनर्जीवन शक्ति 7 दिनों तक बनी रह सकती है, लेकिन वास्तव में मेरा शरीर तीसरे दिन तक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। आखिरी 4 दिन सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैं उठना नहीं चाहता थी। इसलिए अब समय बीतने के साथ मेरा शरीर पूरी तरह से स्थिर रहा। शेन किंगयान बस यही सोच रही थी। जागना न चाहना मेरी ही गलती थी। आज मेरी छुट्टी थी, मैंने कुछ तो गड़बड़ की थी और उसने जानबूझकर मुझे डराया, है ना? अगर जागना नहीं है तो मत जागिए। उसने मेरे बर्फ के ताबूत से गुलदस्ता लिया, ताबूत को लात मारी और फिर चली गई। मैं पूरी तरह से हैरान था, लेकिन सोने से पहले उसने अपने सहायक को फोन करके पुष्टि की कि अपहरणकर्ता का आईपी एड्रेस मेरे घर का ही है। पुष्टि मिलने के बाद ही वो सोई। अगली सुबह वो जल्दी उठी और शेन किंगयान मुझे देखने के लिए बर्फ के ताबूत वाले कमरे में गई। मुझे अभी भी सोता हुआ देखकर इस महिला ने कपड़े लाने वाली वेटर पर चिल्लाकर उसे भगा दिया। कितना गुस्सा! महंगे गाउन क्यों खरीदे? शादी की सालगिरह क्यों मनाई? 5वें दिन भी मैं नहीं जागा था। मैंने शेन किंगयान के लिए पूरे हफ्ते के लिए जो कपड़े तैयार किए थे वे सब बदल दिए थे। 1 दर्जन से ज्यादा कमीजें ढूंढने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भी मैच नहीं कर रही थी। वो बिल्ली के पैटर्न वाली टाई पकड़े हुए मेरे पास आई और चिल्लाते हुए बोली, ये बकवास कब बंद करोगे? अगर तुम्हें जिंदा होना है तो जल्दी करो। घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और मेरे लिए क्या लाए हो? लेकिन मैं तो पहले ही मर चुका था। यह आदमी एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। उसे अपने गुस्से से निपटना था। उसने शर्मिंदा होकर टाई मेरे बर्फ के ताबूत पर फेंक दी, फिर उसे उठाया और ड्रेसिंग रूम में वापस रख दिया। उसके काम शुरू करने के कुछ ही देर बाद जियांग चैंग बिना दरवाजा खटखटाए फिर से उसके ऑफिस आ गया। तो मुझे हमेशा अपने असिस्टेंट से संपर्क करके पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जबकि जियांग चैंग को कभी दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा होता। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसे पहनने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। जियांग चैंग ने अचानक एक टाई निकाली और धीरे से शेन किंगयान के लिए बांध दी। क्या तुम्हारी झोशू से लड़ाई हुई? वो कितना लापरवाह है। गुस्सा होना एक बात है, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत की परवाह कैसे नहीं कर सकता? शेन किंगयान ने चिढ़कर जियांग चैंग द्वारा बांधी गई टाई को ढीला कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मुंह फेर लूंगा ताकि मुझे ये सब न देखना पड़े और मैं परेशान न हूं, शेन किंगयान ने कहा। लगता है वो मुझसे शादी के समय किया वादा भूल गई है कि कार में पीछे बैठने की जगह और यहां तक कि एक पुरुष और एक महिला के बीच की सबसे निजी चीजें, जैसे उसकी टाई बांधना, सिर्फ मेरे लिए होंगी। खैर, अब मैं मर चुका हूं, उन्हें एक दूसरे से प्यार करने दो, जियांग चैंग ने लापरवाही से कहा। दरअसल एक अच्छी शादी का एक तरीका होता है। किंगयान, तुम हमेशा झोशू के आगे नहीं झुक सकती। शेन किंगयान का चेहरा उदास हो गया और वो चुप रही। जियांग चैंग को कोई जल्दी नहीं थी। शेन किंगयान को 1 कप कॉफी देने के बाद वो सोफे पर वापस बैठ गया। सीनियर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं शेन किंगयान से एक घर उधार लेना चाहता हूं, एक वैरायटी शो की रिकॉर्डिंग के लिए। अधिमानतः ऐसा घर जिसमें अक्सर लोग रहते हों। उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी और शो में एक रिश्तेदार के रूप में मेहमान की भी जरूरत थी। मैं तुरंत समझ गया। इन शर्तों को पूरा करने वाला एकमात्र घर वो विला था जहां शेन किंगयान और मैं आमतौर पर रहते थे। जियांग चैंग स्पष्ट रूप से शेन किंगयान के साथ मेरे घर में एक वैरायटी शो की शूटिंग करके हंगामा खड़ा करना चाहता था। शेन किंगयान को छोड़कर उसके इरादे सभी को स्पष्ट थे। हालांकि शेन किंगयान ने उसकी बात नहीं मानी। जियांग चैंग बेफिक्र लग रहा था और जाने से पहले उसने शेन किंगयान को कुछ सलाह दी। आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, है ना? कभी कभी लंबे समय से शादीशुदा जोड़ों को भी थोड़ी मुश्किल की जरूरत होती है। अगर मेरा रिलेशनशिप कोच यहां होता तो मुझे यकीन है। उसने मुझे पहले ही नोटबुक निकालकर कुछ ग्रीन टी वाले उद्धरण लिख लेने के लिए कहा था ताकि मैं उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकूं। शेन किंगयान ने उसकी सलाह को दिल से मान लिया था और यहां तक कि उसकी अपनी व्याख्याएं भी थीं। जब हम घर पहुंचे तो उसने एक छोटा सा स्टूल खींचकर मेरे बगल में बैठ गई और अपने सहायक से अपने और जियांग चैंग के बीच हुई गपशप की रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाला।
उसने मुझे शब्द दर शब्द पढ़कर सुनाया, फिर खड़ी होकर बोली, हालांकि ये बातें अभी झूठी हैं, लेकिन अगर तुम ठीक से बर्ताव नहीं करोगे तो ये सच हो सकती हैं। मैं अवाक रह गया। सच तो ये था कि तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। दुर्भाग्य से वो मेरी बात सुन नहीं पा रहा था। 6 दिन बीत चुके थे। शेन किंगयान। ये देखकर कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, उसका चेहरा मिट्टी के बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया था। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। सीनियर, रिकॉर्डिंग के लिए मेरे घर आ जाइए। झो शिव वैसे भी वापस आने का इरादा नहीं रखता। जियांग चैंग तुरंत बैग और पैकेज लेकर मेरे घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसके 4 सहायकों ने मेरे घर का लेआउट बदलना शुरू कर दिया। शेन किंगयान ने पहले तो जियांग चैंग को रोकना चाहा, लेकिन फिर बोली, किंगयान, ये लाइव प्रसारण है। मैं प्रशंसकों को ये नहीं बता सकती कि ये मेरा घर नहीं है। इसके अलावा लेआउट बदलने से झो शिव की निजता भी सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर शेन किंगयान ने उन्हें मेरे विवाह प्रमाण पत्र को उसकी और जियांग चैंग की तस्वीर से बदलने और मेरे निजी सामान को बदलने की अनुमति दे दी। केवल जियांग चैंग और शेन किंगयान के सामान ही बचे थे, और वे भी जोड़े के लिए एक जैसे थे। मेरी अलमारी जियांग चैंग के कपड़ों से भरी हुई थी। जब जियांग चैंग ने मेरी शादी की अंगूठी पहनने की कोशिश की तो शेन किंगयान ने उसे रोक दिया। जियांग चैंग ने धीरे से कहा, किंगयान, तुमने शादी की अंगूठी पहनी हुई है। अगर मैं नहीं पहनता तो दर्शकों को अजीब लगता। शेन किंगयान कुछ पल चुप रही, लेकिन उसने अंगूठी जियांग चैंग को नहीं दी। इसके बजाय उसने उसके हाथ से अंगूठी उतार ली। जब तक लाइव स्ट्रीमिंग टीम पहुंची, घर जियांग चैंग के निशानों से भरा हुआ था। मुझसे जुड़ी हर चीज स्टोर रूम में ठूंस दी गई थी, मानो घर का मालिक रातों रात बदल गया हो। लाइव स्ट्रीमिंग टीम अंदर आई और सबसे पहले जब मैंने उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो शेन किंगयान ने हमेशा की तरह उन्हें नजरअंदाज करते हुए कहा कि वे परिवार हैं। उन्होंने सुबह की गतिविधियों के लिए मेरे खास तौर से सजाए गए सन रूम को चुना। जियांग चैंग मेरी चुनी हुई बीन बैग कुर्सी पर आराम से लेटे हुए मेरी पसंदीदा कॉफी पी रहा था। लाइव स्ट्रीम में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था कि वे एक आदर्श जोड़ी हैं, लेकिन शेन किंगयान के सौम्य बाहरी रूप के नीचे छिपी बेचैनी मुझे साफ दिख रही थी। आज 7वां दिन है। पिछली बार जब मेरा दिल चुराया गया था तो मैं 7वें दिन की सुबह उठा था, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है और कोई हलचल नहीं है। उन्होंने मुझे कम से कम 20 बार देखा है। मुझे थोड़ी जिज्ञासा भी होने लगी है। क्या वो चाहते हैं कि मैं भड़क उठूं और हंगामा करूं, या वो चाहते हैं कि मैं अंदर ही रहूं? दोपहर के भोजन के बाद आखिरकार उसका सब्र टूट गया। सबकी बेपरवाही का फायदा उठाते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ और मुझे बिना बदले हुए देखकर दंग रह गई। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अपने फोन में समय देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, वीकेंड की छुट्टी है, अगर कोई शिकायत हो तो उठकर कह देना। इस बार तो हद ही हो गई है। हद हो गई, धिक्कार है। शायद शेन किंगयान को लगा कि मैं जिद्दी हो रहा हूं और वो मुझे सबक सिखाना चाहती थी। दोपहर में उसने मेरी अलमारी खोली और जियांग चैंग को मेरे कीमती हाई फैशन कलेक्शन में से अपनी पसंद के कपड़े चुनने दिए। जियांग चैंग ने लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरे हर सूट को ऐसे दिखाया जैसे वो उसका अपना हो। आखिर में शेन किंगयान ने शादी की सालगिरह के भोज के लिए तैयार की गई मेरी हाई फैशन ड्रेस भी भिजवा दी। जब जियांग चैंग ने वो महंगा सूट पहना तो शेन किंगयान ने शरारती अंदाज में दरवाजा खटखटाया और कहा, उठ नहीं रहे हो? तुमने खुद ही ऐसा चाहा है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद शेन किंगयान शाम के पुरस्कार समारोह में जियांग चैंग के साथ गई। उन्होंने मेरा सूट, मेरी बो टाई पहनी थी और मेरी पत्नी का हाथ थामे हुए थे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी इस घर में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। पुरस्कार समारोह आधी रात के करीब समाप्त हुआ। शेन किंगयान देखती रही। समय देखकर वो अचानक जाग उठी और जल्दी से वापस चल दिया। कोने पर स्थित 24 घंटे खुली रहने वाली केक की दुकान पर पहुंचकर वो एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने एक केक खरीद लिया। झगड़े के बाद सुलह करने का उसका यही तरीका था। शेन किंगयान ठीक आधी रात को कमरे में दाखिल हुई। कमरा घोर अंधेरा था। उसने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शेन किंगयान ने भौहें चढ़ाई। झो शिव, तुमने बत्ती क्यों नहीं जलाई? मालिक के वापस आने का पता चलते ही स्मार्ट सिस्टम ने अपने आप बेडरूम की बत्ती जला दी। शेन किंगयान कमरे में घुसी और देखी कि मेरा शरीर अभी भी अंदर बेसुध पड़ा है। उसने भौहें चढ़ाई, बर्फ का ताबूत खोला और मेरा हाथ पकड़ लिया। चूंकि तुम जाग गए हो, जल्दी उठो, अंदर बहुत ठंड है। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर ठंडा है। जैसे ही उसके हाथों ने मेरे शरीर के अन्य हिस्सों को छुआ, शेन किंगयान का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। उसे कुछ याद आया और कांपते हाथों से उसने मेरी कमीज उठाकर देखा। गोली का घाव भरा नहीं था और घाव के अलावा पिटाई के निशान भी थे। 7 दिन ठंड में रहने के बाद घाव का रंग बेहद भयानक लग रहा था। शेन किंगयान एक कदम पीछे हट गई।
उसने घबराकर अपनी घड़ी उठाई और समय देखा, फिर फोन पर देखा और पुष्टि की कि 7 दिन वाकई पूरे हो चुके थे। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और गुस्से से दहाड़ी, झोशियू, तुम क्या चाल चल रहे हो? फिर उसने अपनी बात का खंडन किया, नहीं, ये गुस्सा नहीं है, घाव भरा क्यों नहीं। बोलते ही शेन किंगयान घबराकर गैरेज की ओर भागी और अंधेरे में पास के ताओवादी मंदिर की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। एक पल भी आराम किए बिना वो हांफते हुए पहाड़ पर चढ़ गई। ताओवादी गुरुजी, 7 दिन बीत गए और मेरे पति को होश नहीं आया, क्या हो रहा है? लेकिन ताओवादी गुरु एक साधारण ताओवादी थे, जिनमें कोई विशेष क्षमता नहीं थी। उन्होंने केवल कुछ शास्त्र पढ़े थे और शेन किंगयान की एक भी बात नहीं समझ पा रहे थे। अंत में शेन किंगयान ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया था, इसलिए ताओवादी गुरु अभी भी हिचकिचाते हुए वो उनके पीछे पहाड़ से नीचे उतरी और घर पहुंचकर उन्हें शेन किंगयान का शव मिला। ताओवादी पुजारी इतना भयभीत हो गया कि उसने लगभग पुलिस को फोन कर दिया था। शेन किंगयान के भ्रमित और उदास चेहरे और हमारे विवाह प्रमाण पत्र को देखकर उसने सावधानी से कहा, मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, मालिक को इसे स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। शेन किंगयान जाहिर है इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वो घबराकर अपने हाथ हिलाने लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे पति को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों में पुनर्जीवित हो जाते थे। ताओवादी पुजारी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें लगा कि उनका सामना किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से हुआ है। उन्होंने चुपके से पुलिस नंबर की जगह आपातकालीन नंबर डायल किया। जल्द ही शेन किंगयान ने ताओवादी पुजारी के चेहरे पर भी वैसा ही भाव देखा। हे भगवान! शेन किंगयान शांत हो गई। आखिरकार वो अपनी अक्षमता पर खरा नहीं उतरा। फिर भी उसने ताओवादी पुजारी को शेष राशि का भुगतान किया और तुरंत सहायक झांग को फोन करके उसे 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे शक्तिशाली गुरुओं को बुलाने का आदेश दिया। सहायक झांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मालिक, आधी रात हो चुकी है, मुझे अभी इसकी जरूरत है। फोन रखते ही शेन किंगयान शयन कक्ष में लौट आया और मेरी ओर असहाय भाव से देखने लगी। अगर तुम नखरे कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी जान से ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? शेन किंगयान ने मेरे हाथ पकड़े और धीरे धीरे शराब पी। हर घूंट के साथ उसकी आंखें और लाल होती जा रही थीं। अंत में शायद ये महसूस करते हुए कि मेरे हाथ अब ठंडे पड़ गए हैं, उसने अपना माथा मेरे हाथों पर दबाया और एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। महाशक्तियों के प्रभाव में किंगहाई शहर से 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी गुरु भोर से पहले मेरे घर पहुंच गए। श्रीमती शेन, आपने पहले कहा था कि आपके पति की मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान हो सकता है, लेकिन इस बार वे नहीं जागे, क्या यह सही है? शेन किंगयान के सिर हिलाते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। गुरुजन इधर उधर देखने लगे और हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद पीछे की पंक्ति में बैठे एक युवा ताओवादी पुजारी ने चुपचाप सहायक झांग से एक मनोचिकित्सक से संपर्क करने को कहा। शेन किंगयान ने इन सभी लोगों के शवों की जांच की थी। कौन पता लगा सकता था कि उनका पुनरुत्थान क्यों नहीं हुआ? 10 मिलियन का इनाम, एक बहुत बड़ी रकम, सभी को लुभा रहा था। हालांकि सभी को यह बेतुका लग रहा था, फिर भी वे जांच करने के लिए निकल पड़े, हार मानने को तैयार नहीं थे। अंत में सबसे युवा ताओवादी पुजारी खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, दरअसल मेरा सुझाव है कि आप उनका अंतिम संस्कार कर दें, वे मरे नहीं हैं। क्रोधित होकर शेन किंगयान ने सभी को बाहर निकाल दिया। शेन किंगयान बहुत उदार थी, इसलिए सहायक झांग को वास्तव में चिंता हुई कि कहीं उन्हें कोई मानसिक समस्या तो नहीं है। कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही शेन किंगयान से बात करने की कोशिश करते हुए उसने पूछा, मालिक, आपको क्या लगता है कि इनका का पुनर्जन्म क्यों होगा? उस बूढ़े ताओवादी पुजारी की वजह से शेन किंगयान बहुत परेशान थी। अचानक कुछ याद आने पर वो शयन कक्ष में भागी, दराजों में तलाशी ली और उसे एक जटा मिली। पहली बार जब मैं शेन किंगयान को बचाने की कोशिश में मरा था तो मेरी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। मेरे पिता मुझसे मिलने आए थे ये जानने के लिए कि क्या हुआ था। उन्होंने खास तौर पर एक बूढ़े ताओवादी पुजारी का वेश धारण किया और मानवलोक में आए। जब उन्हें पता चला कि मैं शेन किंगयान को बचाते हुए मर गया था तो उन्होंने शेन किंगयान को एक जटा दी और कहा कि शेन किंगयान और मेरा एक नश्वर भाग्य है, इसलिए जब तक मैं थैली वापस ले जाकर अपने पास रखूंगा मेरी मृत्यु नहीं होगी। शेन किंगयान ने इसे पहले भी मुझे दिखाया था, लेकिन मैं लाख कोशिश करने पर भी इसे खोल नहीं पाया था। अब मैंने इसे पहचान लिया। ये मेरे पिता का मेरे लिए तैयार किया गया उपहार था। उन्होंने कहा कि 9 जन्म पूरे करने के बाद मैं इसे खोल सकता हूं। जब शेन किंगयान ने थैली खोली तो उसमें से छोटी छोटी कई जादुई छड़ें निकली। मैं बहुत खुश हुआ और मुट्ठी भर छड़ें उठाकर अपने मुंह में ठूंस ली। जैसा कि मेरे पिता से उम्मीद थी, उनके आश्चर्य कभी निराश नहीं करते। मनुष्य मुझे देख नहीं सकते,
छोटी छड़ी के अंदर से केवल लाल धागे से बंधा एक बाल और रेशमी थैली के अंदर एक नोट निकला। हवा के संपर्क में आते ही बाल राख हो गए और जब शेन किंगयान ने नोट खोला तो उसमें केवल एक वाक्य था, 9 जन्मों का प्रेम अंततः फलित हुआ। शेन किंगयान बहुत खुश हुई। 9 जन्मों का प्रेम अंततः फलित हुआ, वो बार बार दोहराती रही। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ, मैं 9 बार मर चुका हूं, 99 जन्मों में भी मेरे पास कोई मौका नहीं है। उसने नोट और रेशमी थैली को जमीन पर पटक दिया। असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पिछली रात के बाद उन्हें समझ आ गया था कि खुली चयन प्रक्रिया भरोसेमंद नहीं है। उन्हें सटीक प्रतिभा खोज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शेन समूह के अध्यक्ष ने खोजने वाले को 100 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की। आधिकारिक वेबसाइट के पहले पृष्ठ पर एक पुराने ताओवादी पुजारी की खोज का विज्ञापन छपा था। साथ ही एक छोटा सा नोट भी था जिसमें मृत व्यक्ति को जीवित करने वाले को इनाम देने की बात कही गई थी, जिससे काफी चर्चा छिड़ गई। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि शेन परिवार में किसकी मृत्यु हुई है। बाद में एक युवा ताओवादी पुजारी ने आगे आकर दावा किया कि वो अध्यक्ष शेन के पति हैं। लोग और भी भ्रमित हो गए। क्या वो जियांग चेंग की प्रेमिका नहीं थी? ये पति कहां से आया? हालांकि उस समय कई भिक्षु मेरे घर आए हुए थे और उनमें से कई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जियांग चैंग ही वो तीसरा व्यक्ति है। यह खबर देखकर मैंने बार बार सिर हिलाया और उस व्यक्ति की गहरी समझ की प्रशंसा की। हाँ, उनके लिए लोग जितना अधिक अनुमान लगाते थे उतनी ही अधिक चर्चा होती थी। जियांग चैंग अब और चुप नहीं बैठ सका और फिर से दस्तक देने आया। शेन किंगयान की वर्तमान हालत देखकर वो चौंक गया। आंखों के नीचे काले घेरे और पिचके हुए गाल। संभलने से पहले ही उसने मेरा शरीर साफ देखा और जोर से चीख पड़ा, झोंगशिउ! झोंगशिउ सचमुच मर गया, वो मरा नहीं है। शेन किंगयान दहाड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल गई हो कि जियांग चैंग कभी उसका सबसे प्रिय वरिष्ठ था। वो लंबे समय तक जियांग चैंग को किसी राक्षस की तरह घूरती रही। झोंगशिउ को अभी भी तुमसे जलन हो रही होगी। मुझे कुछ स्पष्ट करना है। शायद अगर उसका गुस्सा शांत हो जाए तो वो जाग जाएगा। जियांग चैंग उसे समय पर रोक नहीं पाया। शेन किंगयान ने अपना फोन खोला और देखा जियांग चैंग का संदेश वायरल हो गया था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी अकड़ी हुई गर्दन चटक उठी। वरिष्ठ, लोग क्यों कह रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं? अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो, उसकी आवाज भयावह हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम दोनों का अपहरण एक साथ हुआ था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि झोंगशिउ ने तुम्हें बाहर धकेलने और पीटने के लिए कहा था? फिर झोंगशिउ को इतनी चोटें क्यों आई हैं? जियांग चैंग उसकी इस अचानक बात से चौंक गया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। जल्दी से दरवाजे से बाहर भाग गया। शेन किंगयान जियांग चैंग को भागते हुए देखकर अचानक अपना चेहरा ढक लिया, हंसते और रोते हुए। सहायक झांग, उस दिन क्रूज जहाज पर अपहरणकर्ताओं को ढूंढो। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। अपहरणकर्ता अभी तक नहीं मिला था, लेकिन क्रूज जहाज पर हुई घटनाओं की जांच करना आसान था। जियांग चैंग ने एक हत्यारे को काम पर रखा था, लेकिन मुझे डर था कि मैं उससे बहस कर बैठूंगी। जियांग चैंग के लिए अपने रिश्ते को खराब करना ठीक नहीं था। असल में यह सिर्फ सुरक्षा फुटेज देखने की बात थी, लेकिन शेन किंगयान ने शुरू से ही जांच करने पर जोर दिया। पता नहीं उसे किस बात का डर था। जब अपहरणकर्ताओं के कबूलनामे और सुरक्षा वीडियो शेन किंगयान की मेज पर रखे हुए थे, तब मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखा, जियांग चैंग ऐसा ही आदमी है। केवल तुम ही, शेन किंगयान, उस पर विश्वास करो। अगर तुम इतने सक्षम हो तो जांच जारी रखो। तुम्हारे वरिष्ठ ने बहुत कुछ किया है। शेन किंगयान ने मुझे निराश नहीं किया और जांच जारी रखी। सारे सबूत उसकी मेज पर रखे हुए थे। उस दिन उसकी कमर इतनी अकड़ी हुई थी कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रही थी। जियांग चैंग से बदला लेने के लिए शेन किंगयान का पहला कदम एक लंबा लेख प्रकाशित करना था, जिसमें जियांग चैंग द्वारा उसकी पीठ पीछे किए गए सभी कामों का पर्दाफाश किया गया था। साथ ही उसने बूढ़े ताओवादी पुजारी को ढूंढने वाले को इनाम के तौर पर उसकी पूरी संपत्ति दे दी। जियांग चैंग का जीवन बर्बाद हो गया। वहीं अनगिनत लोग उसकी अपार दौलत से लालच में आ गए। दुर्भाग्य से मुझे डर था कि वो बूढ़े ताओवादी पुजारी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन धोखेबाज हरकत में आ गए। सबसे आम, हालांकि सबसे घटिया, धोखाधड़ी बूढ़े ताओवादी पुजारी का रूप धारण करना था। यह स्पष्ट रूप से झूठ था, लेकिन कुछ लोगों ने शेन किंगयान से कहा, मुझे पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। शेन किंगयान ने कहा, चाहे वो उस पर विश्वास करे या ना करे। यह प्रलय का समय है और मेरा पुनरुत्थान एक गलती थी। नश्वर लोक में कोई भी इसे नहीं कर सकता। फिर भी मैं अपने घर की अस्त व्यस्त स्थिति को देखकर दुखी था। यह सब क्या बकवास थी? मेरी पिछली व्यवस्थाएं पहले ही जियांग चैंग द्वारा बर्बाद कर दी गई थीं और अब इन धोखेबाजों को भी वही करना था। लेकिन फिर मैंने सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये मेरा घर नहीं था।
लेकिन शेन किंगयान के पागलपन के स्तर ने मुझे अवाक कर दिया। वो इन धोखेबाजों के प्रति लगभग शैतानी जुनून की हद तक आज्ञाकारी थी। उसने 7 दिनों तक उनके सामने घुटने टेके, लगभग अपने घुटने खराब कर लिए, और अंत में पता चला उसके शरीर की थोड़ी सी भी हलचल को धोखेबाज एक उपकरण का उपयोग करके नियंत्रित कर रहा था। पुलिस के आने पर ही शेन किंगयान को अपनी बेहूदगी का एहसास हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पुनर्जीवित होने की क्षमता का पता लगने और शोध के लिए ले जाए जाने से बचने के लिए वो वास्तव में एक मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गई थी। भारी मात्रा में दवाइयों के कारण वो सुस्त और भ्रमित हो गई थी, और साथ ही उसका डर भी बढ़ गया था। डॉक्टर साहब, वो मेरे सपनों में क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरे दिल में कुछ गड़बड़ है? सम्मोहन के प्रभाव में उसे अपने रक्त और ऊर्जा का ठहराव महसूस हो रहा था, लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने सफलता या असफलता का क्या फायदा? मैंने आह भरी। गोली तुमने खुद चलाई है। मेरा शरीर यहीं तुम्हारे विला में है। मैं सचमुच मर चुका हूं और अधमरा हूं। कई सालों तक शेन किंगयान ने मुझे दफनाने से इनकार कर दिया। पिछले 6 महीनों से वो मेरे शरीर को प्रसिद्ध पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों में ले जाती रहीं। कभी कभी मुझे उस पर तरस आता था। काश मैं वहां पहुंचकर उसे मना पाता। जियांग चैंग द्वारा रची गई अपहरण की साजिश में विदेशी अपहरणकर्ता शामिल थे और मेरे शरीर की जांच जरूरी थी, लेकिन शेन किंगयान ने लाख कोशिश करने के बावजूद इनकार कर दिया। इसका क्या फायदा? पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने कबूल किया था कि उसी ने मुझे गोली मारी थी। जांच के नतीजे शेन किंगयान को दिखाए गए। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शेन किंगयान की गोली के बिना शायद मैं आपातकालीन कक्ष तक भी ना पहुंच पाता, लेकिन उस एक गोली ने मुझे चकनाचूर कर दिया। शेन किंगयान ने रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये वो नहीं है। झोंग शू अभी मेरे साथ था। वो बस नखरे कर रहा था और जागना नहीं चाहता था। वो कैसे मर सकता है? मैंने आंखें घुमाई। मैं क्यों नहीं मरूंगा? उनसे पूछो। शेन किंगयान ने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। शेन परिवार ने उसके लिए सबसे अच्छा वकील नियुक्त किया और सारा दोष जियांग चैंग पर डाल दिया। शेन किंगयान के खिलाफ गोली चलाने का एकमात्र सबूत अपहरणकर्ताओं की गवाही थी। इसके अलावा कोई और सबूत नहीं था। अब भी शेन किंगयान को पूरा विश्वास था कि अगर उसे ताओवादी पुजारी मिल जाए तो वो जीवित रह सकता है। कई लोग उस जैसे धनी और जुनूनी व्यक्ति पर नजर रखे हुए थे। उदाहरण के लिए एक संगठन की नजर उस पर थी। उन्होंने शेन किंगयान से वादा किया कि अगर वे उसके इलाज के लिए एक उपयुक्त हृदय ढूंढ लें तो वो जीवित रह सकता है। उनका असली इरादा शेन किंगयान से दानदाता ढूंढने के लिए पैसे लेना था, लेकिन शेन किंगयान ने जियांग के बारे में सोचा। क्या मेरे शरीर से हृदय को स्थानांतरित करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह हो सकती है? जियांग चेंग का शव देखकर मैं अभी भी थोड़ा स्तब्ध था। शेन किंगयान हमेशा कहती थी कि यह उसके गुरु का इकलौता बेटा है। उसने हृदय रोग से पीड़ित जियांग चैंग में मेरा हृदय प्रत्यारोपित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। जियांग चैंग की वजह से हमारे बीच अनगिनत झगड़े हुए। मेरी 7वीं मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने मुझे जियांग चैंग के लिए ऊंचाई पर गिरने का नृत्य करने के लिए मजबूर किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा। इस बार वो पूरे 7 दिन तक घुटनों के बल बैठी रही, पहले से कहीं अधिक लगन से, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। मेरा शव मेरे चाचा ले गए। मेरी तन्हाई और अकेलेपन के कारण वो पहले ही इस पीड़ा से उबर नहीं पाए थे। बेटे के रूप में मेरा दर्जा ये भी है कि शेन किंगयान ही मेरा एकमात्र परिवार है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या वो दृढ़ता से मानते हैं कि मैं अभी भी जीवित हूं, या वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने मुझे मार डाला। जब मुझे पहली बार मारा गया था तब भी वो उतने ही परेशान थे। उस समय उनके प्यार और देखभाल ने मुझे जितना प्रभावित किया था, अब उतना ही डर लगता है। उन्होंने मेरे शरीर के मेरे अंदर रहते हुए ही शादी की सालगिरह का भव्य जश्न मनाया। भले ही मेरे पास अब मेरी शादी की अंगूठियां नहीं थीं, भले ही आमंत्रित मेहमानों में से लगभग कोई भी आना नहीं चाहता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सार्वजनिक निमंत्रण भेजा और जश्न मनाने आने वाले हर व्यक्ति को 500 युआन देने का वादा किया। दुनिया में साहसी लोगों की कमी नहीं है। कोई ना कोई पैसा कमाना तो चाहेगा ही। हमारी सालगिरह, और इसलिए ये एक बड़ा तमाशा बन गया। उसे मेरे बगल में रेंगते हुए, सिर झुकाए और आंखें बंद किए हुए देखकर मुझे धुंधला सा याद आया कि वो मूल कहानी में भी एक खलनायक था। शेन किंगयान का मुझे गले लगाना असहनीय था। मैं अपने पिताजी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब मेरी सहन शक्ति लगभग खत्म होने वाली थी, तभी मेरे पिताजी आ गए। अरे बदमाश, तुम कक्षा में कभी नहीं सुनते। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक साथ 9 पूंछें कैसे लाते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे देखा और एक छड़ी उठाकर मुझे तब तक पीटा जब तक मेरी अवास्तविक पूंछें फट नहीं गईं और मैं एक अवास्तविक बिल्ली बन गई। जब मैं रोने लगी तब जाकर उन्होंने कुछ कहा। पहले वे अपने असली रूप में लौटे, फिर एक स्टूल उठाया और शेन किंगयान को पीटने लगे। मैंने अपने पिताजी को रोका।
मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें खुद पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी हो गई। तरोताजा महसूस करते हुए मैं संभल गई। शेन किंगयान की बाहों में पड़े शरीर को अब दाह संस्कार की जरूरत नहीं थी। वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा था। हालांकि शेन किंगयान को जरा भी परवाह नहीं थी। वो लालच भरी नजरों से मुझे घूर रहा था। सब कहते हैं कि तुम मर गई हो। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पता था कि तुम मेरे सपने जैसी बनोगी। मैंने उसे एक स्टूल से धक्का दिया और कहा कि मुझे चीर फाड़ करने की तैयारी में होने का नाटक करना बंद करो। जब मैं जिंदा थी तब वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मृत्यु के बाद अपराध बोध व्यर्थ है। जाओ, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मैं उसके साथ बर्फ के ताबूत के सहारे बैठ गई। अगर मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? नहीं, यही तुम्हारा कर्मफल है। शेन किंगयान 2 बार हंसा। उसकी हंसी मेरे बगल में एक अजीब से चेहरे के भाव जैसी लग रही थी। तो मैं नहीं जा सकता। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम आज यहां आई हो। मैं तुम्हें कैद कर सकता हूं। भले ही वो कैद हो जाए, हम पहले की तरह ही जिएंगे। मैंने उसकी ओर आंखें घुमाई। मेरा हाथ फिर से स्टूल को छूने के लिए बेचैन था। दरअसल हम दोनों समझते हैं कि चुपचाप प्रकट होने की मेरी क्षमता इस दुनिया की सामर्थ्य से परे है। अगर मैं उसे अंदर भेजना चाहता तो मैं किसी भी समय सबूत पेश कर सकता था। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना ही मेरी आखिरी कृपा होगी। शेन किंगयान के जाने से पहले मैंने उसे इन 9 पुनर्जन्मों के बारे में सच बताया। दरअसल तुमने मुझे जो छोटी मछली पकड़ने वाली छड़ी दी थी वो वाकई बहुत अच्छी थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस थकावट दिखाई। मैंने उसे शून्य से पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा। वो आगे पीछे डगमगा रहा था। प्यार सचमुच दुनिया की सबसे थकाने वाली चीज है। मेरे पिताजी अभी भी मुझे दिलासा दे रहे थे। कह रहे थे कि यह बहुत आम बात है। पड़ोस के उस बदमाश ने तो 3 बार ऐसा कर दिया है। खैर, मैंने एक कमीने और एक धोखेबाज को चुना है। आखिरकार मानवीय भावनाएं अक्सर हताशा के क्षणों में उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से शांत हो जाती हैं। अगर वे दुश्मन न बने तो भी काफी हैं। लिंगशान जाने के बाद कड़वे दुश्मन बनने से बेहतर है कि इसे जल्दी समझ लिया जाए। मेरे पिताजी की बातें सही थीं। मैं आराम करने के लिए लिंगशान लौट आया। अगर मैं इस दुनिया में वापस भी आता तो कई साल बाद ही आता। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं शेन किंगयान को फिर से देख पाता। बाद में पड़ोस वाली लड़की ने कहा कि शेन किंगयान के जाने से पहले उसे उसका एक वीडियो मिला था और पूछा कि क्या मैं उसे देखना चाहता हूं। मैंने नौ और पूंछें बनाने की कोशिश में खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। कुछ पल की सन्नाटे के बाद मुझे याद आया कि वो कौन थी। खैर, हर किसी को दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलता।